हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर की मशीन के सब्जेक्ट को लेके आया हूं, जो कि आपका तीसरा लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर में यहाँ पे डीसी मोटर के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो पिछले सिलेबस से कनेक्टेड था। तो डीसी मोटर में हम लोगों ने पढ़ा कि फैराडे के नियमानुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो बलाघूर्ण की उत्पत्ति होती है। इसी बलाघूर्ण के सिद्धांत को हम लोगों ने इंडक्शन मोटर में पढ़ा, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य सिद्धांत को पढ़ा, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे निकोला टेस्ला ने इस मोटर को बनाया था, उसे खोजा था। और इसके कंस्ट्रक्शन यानी इसकी संरचना के बारे में पढ़ा गया था, जिसके निम्नलिखित भाग थे। आपका पहला भाग स्टेटर और दूसरा भाग रोटर था। स्टेटर के योक, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग, इंड कवर और बियरिंग ये भाग थे। और उसके बाद आपके अगले भाग में रोटर था, जिसके भाग थे रोटर कोर, रोटर वाइंडिंग, शाफ्ट और फैन। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद रोटर को 2 भागों में या 2 तरीकों से बनाया जाता है, जो कि आपका पहला रोटर था स्क्वायरल केज टाइप और दूसरा आपका स्लिप रिंग या वाउंड रोटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायरल केज टाइप रोटर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें स्क्वायरल केज में बताया गया था कि इसमें ये बार होती हैं, छड़ें होती हैं, जो इंड रिंग के द्वारा, ये इंड रिंग है, इंड रिंग के द्वारा एक दूसरे से लघुपतित होती हैं। ये लघुपतित होकर के एक शॉर्ट सर्किट बनाती हैं। जैसे कि पिछले में बताया गया कि हमें इंडक्शन मोटर के लिए ये स्थितियां होना जरूरी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर हो। ये एसी सप्लाई होती है, ये एसी सप्लाई 3 फेज की होती है और इसमें एक शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर होता है। ये शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर ही आपका प्रेरण के द्वारा विद्युतवाही होता है और धारा प्रवाही होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक से बलाघूर्ण की उत्पत्ति होती है और रोटर गतिमान हो जाता है। तो इसी के सिद्धांत पर रोटर को बनाया गया है कि यहाँ पे बार यानी छड़े हैं, जिन्हें इंड रिंग के द्वारा दोनों सिरों पर शॉर्ट किया गया है ऐसे। तो इस तरीके से स्क्वायरल केज रोटर शुरुआत में बनाया गया इंडक्शन मोटर के, लेकिन इसमें कुछ कमियां रहीं। कमियां क्या थी कि इसमें जो बार था, जो रॉड थी, वो मोटा था, जिसकी वजह से इसका प्रतिरोध कम था। लेकिन मोटर के स्टार्टिंग टार्क के फॉर्मूला, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें जो टार्क का या बलाघूर्ण का निर्भरता प्रतिरोध पर है, वो अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से अगर इसका प्रतिरोध कम होता है तो इसके प्रतिरोध कम होने की वजह से इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण स्टार्टिंग टार्क भी कम होगा, जिससे स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम होगा और यह कम लोड को लेकर ही स्टार्ट हो पाएगा। तो इन स्थितियों को दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए दूसरे रोटर का निर्माण हुआ, जिसे वाउंड रोटर या स्लिप रिंग टाइप रोटर कहते हैं। इस रोटर में पिछले क्लास में पूरा डिस्कस नहीं हुआ था, तो इस क्लास में अच्छे से बताया जाएगा कि वाउंड रोटर क्या है। वाउंड रोटर में रोटर को, जो रोटर वाइंडिंग होती है, उसे 120 डिग्री पर व्यवस्थित किया जाता है। इसके वाइंडिंग को एक दूसरे से 120 डिग्री पर व्यवस्थित किया जाता है और हर एक वाइंडिंग के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये आपका 120 डिग्री पे तीनों वाइंडिंगें होंगी आपके स्लिप रिंग में। और इसमें देखिए यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, आपका ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये आपका बी फेज है। इन तीनों वाइंडिंगों में हर एक वाइंडिंग में देखिए सप्लाई के साथ में वाइंडिंग के सिरों पर, यहाँ से वाइंडिंग गई हुई है और इसके सिरों पर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है, जो कि आपकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे घटाया और बढ़ाया जाता है। तीनों वाइंडिंगों में बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है, जो कि शुरुआत की अवस्था में आपके इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के साथ इसका जो रेजिस्टेंस होगा
उसके साथ में ये रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध का मान स्मॉल r प्लस r, ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस और ये बाह्य प्रतिरोध जो लगा है वो, इससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण यहाँ पे आपके बलागुण का मान भी बढ़ जाता है प्रारंभिक अवस्था में वाउंड रोटर या स्लिप रिंग टाइप रोटर में जो बाह्य प्रतिरोध लगा है वो पूरी तरीके से सर्किट में जुड़ जाता है और इसकी वजह से पहले के प्रतिरोध की तुलना में अब प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे प्रारंभिक बलागुण का मान भी बढ़ जाता है और इससे इस मोटर के रोटर में प्रारंभिक बलागुण का मान उच्च पैदा होता है, उच्च जनरेट होता है। इससे ये लोड को अच्छे से वेरी कर सकता है, ये अच्छे से लोड को कैरी कर सकता है, ठीक है। और जब ये रोटर चलना प्रारंभ कर देता है, यानी ये रोटर मूवेबल हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसे सर्किट से कट कर दिया जाता है, यानी ये जो वेरिएशन ये एरो दिखाया गया है ये इसे और ऊपर से जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस सर्किट से अलग हो जाता है और ये जो रेजिस्टेंस का मान है ये समाप्त हो जाता है और केवल ये रेजिस्टेंस बचता है। उस समय आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट से कम हो जाती है और इस प्रकार हमें प्रारंभिक अवस्था में प्रतिरोध का मान बढ़ा करके उच्च टार्क, हाई टार्क वैल्यू प्राप्त की जाती है और रोटर के गतिमान अवस्था में बाह्य प्रतिरोध को हटा दिया जाता है, जिससे रोटर के गतिमान अवस्था में जो हानियां होती हैं रेजिस्टेंस की वजह से वो हानियां न पैदा हो। तो इस तरीके से हमें स्क्वायरल केज रोटर की तुलना में इस रोटर की तुलना में हमारा जो ये वाउंड रोटर होगा वो टार्क की वैल्यू को ज़्यादा जनरेट करेगा और जो हमारा स्क्वायरल केज होगा वो कम टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा स्क्वायरल केज की तुलना में इस मोटर के टार्क की वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। तो इसी वजह से स्क्वायरल केज के जगह पे वाउंड रोटर ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि इस रोटर के स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू आपके स्क्वायरल केज रोटर के कंपेयर में ज़्यादा होती है, तो इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है। लेकिन ये स्क्वायरल केज मोटर ज़्यादा महंगा, स्लिप रिंग टाइप रोटर ज़्यादा महंगा आता है। वजह ये क्योंकि इनमें अलग से स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। स्लिप रिंग के यूज करने की वजह से ये आपकी अलग से स्लिप रिंग्स हैं, इनके ज़्यादा खर्च होते हैं। ये 1, 2 और 3 यानी स्लिप रिंग टाइप मोटर के रोटर में 3 एक्सटर्नल स्लिप रिंग लगती हैं, जबकि आपके स्क्वायरल केज रोटर में कोई स्लिप रिंग नहीं प्रयोग की जाती। इस वजह से ये अधिक खर्चीला हो जाता है। साथ ही साथ अलग से इसमें रेजिस्टेंस की व्यवस्था की जाती है। ये सारे अरेंजमेंट इसे महंगा बनाते हैं और इसकी संरचना को जटिल बनाते हैं। ये इसकी कमियां हैं और ये इसकी तुलना में सस्ता पड़ता है। स्क्वायरल केज जो होगा वो स्लिप रिंग के तुलना में सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसके स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू कम होती है। तो दोस्तों ये रहा आपका स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर या स्लिप रिंग टाइप रोटर में अंतर। इन्हीं दोनों रोटरों को हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे का क्लास, आगे का टॉपिक, जो कि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर है। यानी त्रिकला प्रेरण मोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे हमारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसे कैसे देखेंगे। तो दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ हम देखेंगे कि हम जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो सप्लाई प्रदान करते हैं इसके फील्ड पर, वो फील्ड की सप्लाई जो होती है वो हमने सामान्यतया देखा था कि ऐसे दिखा लिया था एसी सप्लाई। ये आपके 3 फेज की होती है, जो कि इस तरीके से दिखाई जाती है। वाइंडिंग हमारी ऐसे होगी और एक वाइंडिंग आपकी
इससे 120 डिग्री पर कनेक्टेड होगी, इससे 120 डिग्री पर दूसरी वाइंडिंग कनेक्टेड होगी और तीसरी वाइंडिंग जो होगी वो इससे 120 डिग्री पर होगी। यानी तीनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर जुड़ी हुई होती हैं। इस तरीके से अगर माने तो आपका ये IA, IB और ये आपका हो गया IC, ये आपका IC हो गया। तो दोस्तों ये आपके बाइंडिंग्स हो गई, जो कि इसकी IC बाइंडिंग, IA बाइंडिंग, ये 3 बाइंडिंग्स हैं। रुकिए एक बार फिर से इसे बना देते हैं, इस बार समझा देते हैं अच्छे से क्या है, कैसे बनाया जाएगा, ताकि आपको डिफरेंट थोड़ा नज़र आए, चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। देखिए ये आपका है ये IA हो गया, इसी से 120 डिग्री पर आपका IB है, IB हो जाएगा, ये आपका IC है, IB नहीं IC है, और तीसरी वाइंडिंग आपकी जो होगी वो IB है, ये IB है। इस तरीके से सभी एक दूसरे से 120 डिग्री पर उपस्थित हैं और इनके द्वारा फेज सीक्वेंस RYB का होता है या ABC का होता है। इस तरीके से ये 3 फेज कनेक्टेड होते हैं, 3 फेज जुड़े होते हैं, जिनमें हम इसे phi A, phi B और phi C के रूप में देखेंगे। ये आप इसे phi A, phi B और phi C से देखिए। जैसे यहाँ पे समझाते हैं, देखिए पहली वाइंडिंग इस डिग्री पर है जो कि 0 डिग्री पर है, यानी रेफरेंस लाइन है, इसी लाइन पर है। तो इस स्थिति में 0 डिग्री पर देखिए ये वाली लाइन यहाँ पर है जो कि 0 डिग्री के सामने है, इससे 120 आगे phi C है, तो इससे देखिए आगे है phi C, ये देखिए phi C है, ये 120 डिग्री पर आगे है। और तीसरी वाइंडिंग जो होगी वो phi C 100 B 120 डिग्री पीछे होगी IA से, देखिए इससे 120 डिग्री पीछे है ये IA से। यानी हमारा ये डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है करंट की वैल्यू को, जो कि इस वाइंडिंग में है, दूसरा इस वाइंडिंग का, तीसरा इस वाइंडिंग का, ये 3 वाइंडिंगों का दिखाया गया है। इनमें ये वाइंडिंग होगी और उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस प्रकार से दर्शाया गया है, phi A, phi B और phi C के रूप में। तो यहाँ पे जब हम करंट प्रवाहित करते हैं इस वाइंडिंग में, जो कि इक्वेशन इसका आता है I = Im sin थीटा, ये आपका करंट का इक्वेशन है। यानी करंट इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव में यानी ज्यावक्रीय में प्रवाहित होती है, I = Im sin थीटा, इस तरीके से प्रवाहित होगी। और जब किसी कुंडली में चाहे IA इसमें प्रवाहित हो, चाहे IC इसमें प्रवाहित हो, चाहे IB इसमें प्रवाहित हो, जिस कुंडली में जो करंट प्रवाहित होगा उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स भी जनरेट होगा। यानी अगर फ्लक्स का इक्वेशन यहाँ देखा जाएगा तो phi = phi m sin थीटा, इस तरीके से फ्लक्स का इक्वेशन बनेगा, फ्लक्स का समीकरण बनेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक करंट नहीं बल्कि 3 फेजों में करंट आती है, R, Y और B की, यानी A, B और C की। इसी तरीके से अगर करंट 3 है तो इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स भी 3 प्रकार के होने चाहिए, 3 स्थितियों में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इनके फ्लक्स की वैल्यू, इनके फ्लक्स का इक्वेशन। तो इनका फ्लक्स देखेंगे
फाई ए, यानी कि पहले जो कुंडली होगी आई ए जिसमें प्रवाहित हो रहा है उसके फ्लक्स का मान फाई ए बराबर फाई एम, एम मतलब अधिकतम, फाई मैक्स साइन थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। दूसरा इनके द्वारा यानी फाई बी में प्रवाहित धारा जो कि 120 डिग्री पीछे है थीटा से, तो यहां पे इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, फाई बी का मान आएगा फाई बी का मान आपका होगा, फाई बी का मान आपका आएगा फाई बी बराबर फाई मैक्स साइन, और एंगल देखिए थीटा था। इससे बी वाली कुंडली, ए से बी वाली कुंडली कितना पीछे है 120 डिग्री, तो -120। ये आपके दूसरे कुंडली का यानी बी वाली कुंडली का जो फ्लक्स समीकरण होगा ये बनेगा। तीसरी आपकी कुंडली आएगी जो कि तीसरी कुंडली होगी फाई सी की, जो कि फाई मैक्स साइन। अब तीसरी कुंडली देखिए, इस रेफरेंस लाइन संदर्भ लाइन जो है, जो आई ए है, इससे 120 डिग्री आगे है, यानी थीटा में 120 डिग्री जुड़ जाएगा, तो थीटा प्लस 120 डिग्री, ये आपका तीसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 3 समीकरण बनता है। पहला आपका जो कि फाई ए का है, यानी ये जो कॉइल पहली होगी जिसमें आई ए करंट प्रवाहित हो रहा है, उसी के अनुसार इसी लाइन में हमारा फ्लक्स फाई ए जनरेट होगा जो कि थीटा डिग्री पर होगा। ये थीटा डिग्री हो गया। अब इससे 120 डिग्री पीछे फाई बी उत्पन्न होगा जो कि आई बी में धारा के वजह से उत्पन्न होगा, तो वो थीटा उससे 120 डिग्री पीछे यानी -120 डिग्री। तीसरी कॉइल जो होगी वो आपकी आई ए वाली कॉइल, यानी जिस कॉइल में करंट आई ए है उससे 120 डिग्री आगे है, लीड कर रही है, यानी प्लस होगा 120 डिग्री, तो फाई मैक्स साइन थीटा प्लस 120 डिग्री। इस तरीके से आपके 3 समीकरण बनते हैं, फाई ए, फाई बी और फाई सी के। अब ये देखा जाएगा कि आपके 3 समीकरण बनते हैं, इनमें हम 0 डिग्री पर यानी अलग अलग स्थितियों में फ्लक्स जब प्रवाहित होता है तो 0 डिग्री पर रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आएगा, फिर 60 डिग्री पर क्या आएगा, ऐसे करके अलग अलग एंगल पे देखा जाएगा और उस फ्लक्स का रिजल्टेंट मान जो परिणामी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लक्स लग रहे हैं तो तीनों का मिला जुला रूप यानी परिणामी फ्लक्स किस दिशा में और कितना मान आएगा वो देखते हैं, वो डेरिवेशन करते हैं। तो पहली स्थिति में हम इनको समीकरणों को देखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो इस स्थिति में थीटा का मान 0 होने पर ये फाई ए बराबर फाई ए इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन 0 डिग्री। और इसका मान क्या आएगा दोस्तों 0। वजह ये क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा 0 रखते ही साइन 0 का मान 0 और इसका गुणा इसमें होगा तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, कुल मान 0। अब फाई बी का मान क्या होगा, फाई ए का मान आपका फाई ए इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन थीटा इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब आएगा आपका फाई बी का मान, जो कि फाई बी का मान आपका होगा इस इक्वेशन के अनुसार जो कि आपका यहाँ इक्वेशन दिया है। तो फाई बी
फाई बी इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन, अब इसमें देखिए ये 0 माइनस 120 होगा, तो ये थीटा माइनस 120 डिग्री, जहाँ पे थीटा रखा जाएगा फाई मैक्स साइन 0 माइनस 120, जो कि हो जाएगा माइनस 3/2 फाई मैक्स। अब तीसरा जो मान आपका आएगा वो तीसरा मान आपका आएगा फाई सी का, तो फाई सी इज इक्वल टू फाई एम साइन थीटा प्लस 120 डिग्री। अब यहाँ से थीटा का मान 0 है तो इसे इसमें रख देंगे, फाई एम साइन 0 प्लस 120, और इसका मान आएगा आपका √3/2, कड़ी में 3/2 फाई मैक्स। अब ये दो मान आ गए आपके जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब 0 डिग्री मान पर यानी 0 डिग्री पर हमारे फ्लक्स फाई ए का मान 0 रहता है। ऐसी स्थिति में अब देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट केवल फाई सी और फाई बी पर निर्भर करेगा। अब ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ देखा जाएगा कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा। जो अगर फाई ए 0 हो जाए तो फाई बी और फाई सी के बीच में हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। तो फाई बी और फाई सी के बीच में रिजल्टेंट निकालने के लिए हम तरीके देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसका जो एंगल होगा वो किस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका ये रहा आपका फाई ए जो कि 0 हो चुका है। दूसरा आपका आता है फाई बी का मान। फाई बी का मान आपका हो जाएगा नीचे की तरफ 120 डिग्री। तीसरा आपका जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा आपका फाई सी का मान जो कि इससे 120 डिग्री आगे है। ये आपका हो गया। अब ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि फाई ए का मान 0 है, यानी हमें अब इसको नहीं ध्यान देना है। अब हमें इसे और इसके बीच में रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फाई बी है उसे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, और इसके ले जाने की वजह अभी हम बताते हैं कि क्या है। ये आपका है माइनस फाई बी। देखिए इसे ले जाने की वजह ये है क्योंकि हमारे जो फाई बी का मान आया है वो निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम में निगेटिव साइन आने का मतलब ये होता है कि उसकी दिशा विपरीत है, जो दिशा मानी गई है उसके विपरीत दिशा है। तो हमने फाई बी माना था इस दिशा में, उसका मान आया है निगेटिव, यानी हमें दिशा उसके अपोजिट माननी है, 180 डिग्री अपोजिट, 180 डिग्री विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल होता है, कुल मान होता है, वो आपका कुल मान होता है 120, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन हमारा कोण यानी एंगल कितने तक बना है, तो हमारा एंगल इतने में बना है, और ये एंगल आता है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो परिणामी निकालना है वो माइनस फाई बी और फाई सी के बीच में निकालना है। तो हमें फाई बी और फाई सी के बीच में जो परिणामी निकालेंगे वो इनके बीच आएगा, जिसे फाई आर, फाई रिजल्टेंट, फाई परिणामी। तो इस तरीके से परिणामी का जो समीकरण होता है, जो सूत्र होता है, जो इक्वेशन होता है परिणामी का, रिजल्टेंट का, वो आपका आता है आर का स्क्वायर इसको इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ पे ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और ये आपका रिजल्टेंट है जब ये दो भुजाओं के बीच में निकाला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा p, ये आपका हो जाएगा q, और इनके बीच में एंगल थीटा, और ये आपका है r। जब इन दोनों के बीच में परिणामी निकालना हो तो ऐसी स्थिति में इनके समानांतर लाइनें खींची जाती हैं, जो कि यहाँ पे खींची गई हैं, और इनका परिणामी यहाँ से निकलेगा। ये इसका परिणामी, इनके बीच का एंगल ये रहा थीटा।
तो इसी के अनुसार हम यहाँ पे परिणामी निकालेंगे। तो देखा जाएगा P का मान क्या है, तो P का मान है -√3/2 फाई। लेकिन यहाँ पे परिणामी निकालते समय मान माइनस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा था, केवल दिशा। ये माइनस दिशा को प्रदर्शित कर रहा था, इसीलिए इसकी दिशा यहाँ से उससे 180 डिग्री विपरीत ली गई है। तो अब यहाँ पे केवल इसका मान रखा जाएगा, न कि उसका चिन्ह, ना ही उसका साइन। तो इस तरीके से परिणामी निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए फाई आर इज इक्वल टू फाई आर का स्क्वायर बराबर √3/2 फाई एम का होल स्क्वायर प्लस √3/2 फाई एम का होल स्क्वायर। P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, क्योंकि P और Q के मान, चिन्ह नहीं, मान बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्लस 2PQ, 2 इंटू √3/2 फाई मैक्स इंटू √3/2 फाई मैक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे P को भी √3/2 फाई एम माना गया है और Q को भी √3/2 फाई एम माना गया है। दोनों के मान समान है, तो इस तरीके से √3/2 फाई एम का स्क्वायर, √3/2 फाई एम का स्क्वायर प्लस 2PQ। अब यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 3/4 फाई एम का स्क्वायर प्लस 3/4 फाई एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये √3 3 हो जाएगा और बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये फाई एम का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका मान आ जाएगा, यहाँ पे 9/4 फाई एम का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका 9/4 फाई एम का स्क्वायर आएगा। ये फाई आर के स्क्वायर का मान है, जिसे फाई आर के रूप में लिखने पर, फाई आर के रूप में लिखने पर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3/2 फाई एम या 1.5 फाई एम फाई आर। तो इस तरीके से शुरुआत से बताते हैं, आपको एक बार रिवीजन कराते हैं कि जब इसमें 3 फेज की एसी सप्लाई दी जाएगी तो इसके द्वारा हर एक कुंडली, यानी ये आपका ए कुंडली, बी कुंडली और सी कुंडली के द्वारा IA, IB, IC करंट प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। इस वजह से इन तीनों में इसी के अनुरूप अकॉर्डिंग टू दिस करंट फ्लक्स जनरेट होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उनके समीकरण फाई ए बराबर फाई एम साइन थीटा, फाई बी बराबर फाई एम साइन थीटा माइनस 120, इससे 120 डिग्री पीछे, और फाई सी बराबर फाई एम साइन थीटा प्लस 120, यानी इससे 120 डिग्री आगे। ये तीनों करंट के द्वारा 3 फ्लक्स उत्पन्न होंगे। अब इनके एक एक एंगल पर, यानी 0 डिग्री पर, 60 डिग्री पर देखते हैं परिणामी क्या आएगा। इसके लिए हमने माना कि अगर एंगल 0 डिग्री हो तो इसी इक्वेशन में थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, साइन थीटा का इक्वेशन है, इसमें 0 रखे, 0 आ गया। फाई बी में 0 रखेंगे तो माइनस 120, यानी -3/2 फाई एम आएगा, -√3/2 फाई एम। माइनस यहाँ यह प्रदर्शित करता है कि जो दिशा हमने मानी है उसके विपरीत दिशा में इसका मान आएगा, इसलिए फाई बी का मान जो इधर माना गया था उसे उसके विपरीत लिया गया, ये डैश करके -5 भी लिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फाई सी बराबर फाई एम साइन थीटा प्लस 120, जो कि इसका इक्वेशन है, इसमें 0 डिग्री रखेंगे तो फाई एम साइन थीटा 0 प्लस 120, तो ये √3/2 फाई एम आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अब देखेंगे कि 0 डिग्री पर एक फ्लक्स की वैल्यू, यानी एक फ्लक्स का मान 0 है, 2 ही फ्लक्स लग रहे हैं, और जब 2 फ्लक्स लगते हैं उनका परिणामी निकालने के लिए जो समीकरण लगता है वो इस फॉर्मूले पर लगता है। अगर 2 भुजाएं P और Q हों
वो एक दूसरे से इस थीटा एंगल पर हो तो उनका परिणामी r आता हो तो समीकरण बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। स्थिति ऐसे में आपका एंगल यहाँ पे 1/2 आएगा, ये मिस हो गया था, इस वजह से यहाँ पे 1/2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये दोनों के परिणामी आने पर आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये 1/2, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से तीनों जगहों से एक ही वैल्यू आएगी, यानी 9/4 φm का स्क्वायर आएगा, जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू 1.5 φm आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये मान प्रदर्शित करता है कि किसी एक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स जो कि φm हो सकता है, उसकी तुलना में यदि 3 फेज की सप्लाई प्रदान की जाए तो एक समय में 2 कुंडलियों में मान फ्लक्स का प्राप्त होगा, तीसरी में 0 मिलेगा, और ऐसी स्थिति में किसी एक कुंडली के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की तुलना में 3 फेज एसी सप्लाई का फ्लक्स 1.5 गुना पाया जाएगा, 1.5 टाइम्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यदि इजिली समझाया जाए तो सिंगल फेज के फ्लक्स की तुलना में 3 फेज का फ्लक्स, अगर इसका फ्लक्स हो जाएगा फाई तो इसका फ्लक्स हमें मिलेगा 1.5 इस तरीके से। ये सिंगल फेज है, सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज का फ्लक्स कितना गुना मिलेगा, 1.5 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे 3 फेज एसी सप्लाई में फ्लक्स का मान 1.5 गुना अधिक प्राप्त होता है। अब तो ये इसकी एक स्थिति हो गई जिसमें यहाँ पे इसका रिजल्टेंट है, वैसे ही अलग अलग स्थितियों में जब प्रैक्टिकल में ज्ञात किया जाता है तो इनकी स्थिति यहाँ पे है, फिर वो 60 डिग्री पर माना जाएगा, तो 60 डिग्री पर मानने पर ये स्थितियाँ यहाँ पे मिलेंगी, फिर 180 पे तो पीछे मिलेगा। इस तरीके से ये रिजल्टेंट फ्लक्स का मान हर एक एंगल पर बदलता जाता है। तो इस तरीके से हम डिराइव करते हैं कि जो 3 फेज एसी के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वह एक रिजल्टेंट वैल्यू 1.5 टाइम देता है, यानी 1.5 गुना देता है सिंगल फेज की तुलना में, तथा इसका परिणामी एक अलग अलग एंगल पर ns स्पीड से, यानी तुल्यकाली गति से, ns स्पीड से रोटेट होता है, घूर्णी होता है, और यह घूर्णन की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इसके घूर्णन की दिशा निर्भर करती है आपके इस फेज की सप्लाई पर, R, Y और B पर। यदि इसके घूर्णन की दिशा परिवर्तित करनी है तो किन्हीं 2 फेजों, तीनों को नहीं, किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल देने पर, यानी IC और IA को आपस में बदल देंगे, या IA और IB को आपस में बदल देंगे, या IC और IB को आपस में बदल देंगे, तो इनके चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा बदल जाएगी, यानी जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा को परिवर्तित करना हो तो तीनों फेजों को नहीं बदलेंगे, केवल 2 फेज को आपस में इंटरचेंज करेंगे, आपस में बदल देंगे, जिससे इसके घूर्णन की दिशा बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का है वो आपका यहाँ डिराइव हो चुका है। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर यही रिजल्टेंट फील्ड जो कि आप लोगों ने अभी समझ लिया है, यही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर 60 डिग्री पर हो तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो 60 डिग्री पर प्राप्त करने के लिए यहाँ से इसे रिमूव करते हैं चीज़ों को, और अब एंगल जो रखा जाएगा वो आपका 60 डिग्री रखा जाएगा, यानी अब मशीन जो होगी वो आपके फ्लक्स को 60 डिग्री पर जनरेट करेगी। तो उस समय रिजल्टेंट का मान क्या आएगा, तो इन्हीं इक्वेशंस में रखते हैं। इन्हीं इक्वेशंस में आपको एंगल के मान रखा जाएगा, जिसका रिजल्टेंट देखा जाएगा कि किसके साथ प्राप्त होगा आपका। तो इस तरीके से अब 60 डिग्री पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा प्राप्त होगी कि वो किस दिशा में काम करेगा। तो
यहाँ पे एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 60 रखेंगे तो 5x साइन 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2 5x। अब ये दूसरा इक्वेशन होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम 60 डिग्री रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5x, इसकी वैल्यू आएगी 5x साइन 60 माइनस 120, यानी माइनस में आएगा ये वैल्यू और इसका मान 0 हो, सॉरी माइनस में आएगा तो -3/2 5x। अब तीसरे की वैल्यू यानी थर्ड कॉइल का जो कि C कॉइल है, इसमें अगर रखेंगे तो 5x साइन 60 प्लस 120, और जब ये मान रखा जाएगा तो 60 प्लस 120 180 हो जाएगा और साइन 180 का मान 0 होता है, इस तरीके से इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि परिणामी जो निकलेगा ये केवल फाई ए और फाई बी के बीच निकलेगा, फाई ए और फाई बी के बीच में। तो यहीं पे देखते हैं आपके फाई ए और फाई बी के बीच में रिजल्टेंट निकालने के लिए इसी कॉइल के नीचे बनाया जाएगा ताकि कंपेयर किया जा सके, तुलना की जा सके इन दोनों की स्थितियों में, इनके घूर्णन की दिशा में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इनका चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे ये फाई ए है, ये है आपका फाई ए, और दूसरा आपका है फाई सी का मान जो कि यहाँ पे 0 हो चुका है, ये है आपका फाई सी, ये 0 है। देखिए यहाँ पे फाई सी 0 है। अगला आपका आता है फाई बी का मान जो कि मूल रूप से इस दिशा में है, लेकिन आपके समीकरण के अनुसार फाई बी का मान 60 डिग्री पर माइनस में आया है, यानी इसकी वास्तविक दिशा परिणामी के लिए ये होगी, ये फाई बी है लेकिन माइनस में। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर था और तब इसके बीच में होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी थीटा इन दोनों के बीच में 60 बनेगा। तो परिणामी के लिए यहां पे इनके बीच में परिणामी फाई आर। अब यहां पे देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए उन्हीं इक्वेशंस को रखा जाएगा और डेरिवेशन सिचुएशन यही होगी। देखिए फाई ए का मान √3/2 फाई एम, फाई ए √3/2 फाई एम हो जाएगा और बी की वैल्यू फिर वही रखी जाएगी और a इंटू बी 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस भी 60 है, सेम वैल्यू आएगी और 1.5 फाई एम आएगा। इस तरीके से 0 डिग्री पर जब था तो रिजल्टेंट देखिए इस दिशा में प्राप्त था, फिर डिग्री बढ़ा 60 डिग्री जब हुआ यानी 0 डिग्री पर यहां पे था, 60 डिग्री पर यहां पे था। इस तरीके से आपका 60 डिग्री पर जाने पर एंगल आपके रिजल्टेंट का मान यहां प्राप्त हुआ, आपके रिजल्टेंट का मान इस दिशा में आया, रिजल्टेंट इस दिशा में हो गया। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले ऐसे था, अब जब एंगल बढ़ा तो वो घूर्णन गति करके इस दिशा में आ गया, यानी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो घूर्णन है, घूर्णन की स्थिति में है, यानी वो रोटेटिंग है। इस तरीके से यहाँ पे ये प्रूव होता है कि अलग अलग एंगल पर सप्लाई जाने पर यानी सप्लाई के आगे बढ़ने पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा बदलती रहती है। तो ये प्रूव होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्राप्त होता है और ये भी इससे पता चलता है कि उस प्राप्त घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का मान सिंगल फेज की तुलना में 1.5 टाइम्स होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्लास में ये सीखा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना मान का और किस दिशा में प्राप्त होता है। तो इसी के साथ में अब अगले टॉपिक पे मिलेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर के चैप्टर में ही एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। और फिर से बताते हैं कि अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसे आप टैप करेंगे तो प्ले स्टोर पे जा करके हमारे जो ऐप है DL Academy वहां एंटर होंगे और उसमें सारी चीजें एकदम सीरियल वाइज से पीडीएफ का आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।